बिस्मिल्लाह। अब हम आते हैं लीडरशिप के ऊपर कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री को लीडरशिप की क्यों ज़रूरत है। लीडरशिप के कुछ एस्पेक्ट्स हैं कि इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी और कैरेक्टर। ये क्यों ज़रूरी है कि जब तक आपके फर्ज करें नॉलेज के ऊपर कोई बिलीव नहीं रखता, आपके एक्सपीरियंस पे कोई सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो आपको फॉलो तो करेगा। तो लीडरशिप जो है वो विदाउट फॉलोइंग कुछ भी आइडियोलॉजिकली बेस्ड, आइडियोलॉजिकली जो है वो एक दीनी भी हो सकती है। आप पाकिस्तान के अंदर कोई रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, तो आइडियोलॉजी जो है वो बहुत अच्छे वेलफेयर के लिए तो गरीबों की खिदमत करना चाहते हैं। आप चाहते हैं इंजीनियर जो है वो जॉब जाते हैं उनके लिए काम करें, तो आपका विजन जो है जो लोग उससे आइडियोलॉजी से मुतफिक होंगे वो आपको फॉलो करेंगे। फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम आपको कब हासिल होगा? जब आप नॉलेज हासिल करोगे, जब आप सही फैक्ट्स एंड फिगर्स हासिल करोगे। कई चीज़ें जो अभी हमने देखा मिथ होती है पाकिस्तान, कुछ हो ही नहीं सकता, सारी बुरी हैं। यूरोप बहुत आगे निकल गया, पाकिस्तान पीछे रह गया, ठीक है। तो ये सारी क्या है? ये सब वेग बातें जो आपको मायूसी में, ठीक है। तो किसी को फजूल में अंडरमाइन कर देना कि नहीं मेरा तो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा फजूल है, ये भी अच्छी लीडरशिप की निशानी। अच्छा लीडर वही है जो जितनी भी लोग आपके उस ऑब्जेक्टिव के अंदर आपके साथ में हैं उनको आपने एक्नॉलेज किया और फोकस क्या आपने काम क्या करना है, ये अगर आपको उसी उम्र में हासिल हो जाए तो ये बहुत बड़ी इलाही नहीं है कि मैं करना क्या चाहता हूँ। सेक्रीफाइस और हार्डवर्क जो है आइसबर्ग की तरह, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि ये ट्रेनिंग सेशन के पीछे आपके फैकल्टी मेंबरान ने कितनी ईमेल की होगी, कॉरेस्पॉन्डेंस की होगी वगैरह वगैरह, कि तो मैं लाहौर से उठ के आऊँ तो क्या होगा। तो लेकिन कई सेक्रीफाइसेस नज़र आ जाती हैं, कई नज़र नहीं आती। तो एक जो जब आपने लीडिंग रोल को अदा करना है अपने माशरे में, कम्युनिटी में, यूनियन में, किसी फैक्ट्री में, जॉब में, बिजनेस में, तो आपको आइसबर्ग की तरह काम करना है। कई ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आपका दिल नहीं चाहता होगा कि यार दूर तक ये करने पड़ रहे हैं, लेकिन वो आपको करना है। और आखिरी चीज़ है जो लीडरशिप के लिए कि एक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर एक्शन नहीं है, बड़े बड़े खतीब हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, वो उधर के उधर ही उनके ख्यालात रह जाते हैं, क्योंकि वो एक्शन नहीं लेते। तो जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे लीडरशिप बेकार है। लीडरशिप विदाउट एक्शन जो है वो कोई फॉलोअर कभी भी पैदा नहीं कर सकेगी। अब आप क्योंकि इंजीनियर आप कहेंगे जी लीडरशिप का फार्मूला होना चाहिए, ठीक है। तो पहला फार्मूला क्या है कि लीडरशिप आपको तब हासिल होती है जब आप फेलियर से निकलते हैं। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, और मैंने तो पहले ही कहा था नाकाम हो जाएगा, और मैंने तो उसे पहले ही कहा था ये होना ही नहीं, वो देखा बड़ा फन हाँ बनता था यार, निकला कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो पहले आपको फेलियर्स को अकोमोडेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी तरबियत होगी। आपका विजन ठीक था, आपने कोशिश की, एक्ट किया, लेकिन आप फेल हो गए। आप उन लोगों से बहुत अच्छे हैं जिन्होंने एक्ट ही नहीं किया। अब आपको फेलियर होकर जो तजुर्बा हासिल हुआ, आपको वो तजुर्बा जो है वो सक्सेस से ना हासिल हो सकता, ना आप घर बैठे हासिल कर सकते। तो पहली चीज़ है कि फेलियर से गुजरता है। दूसरी चीज़ क्या है? सक्सेस होती है, उसको कुछ कामयाबियाँ होती हैं, लोग जुड़ते हैं, एक्सपीरियंस होता है। तो समेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। आपने एक काम किया, बहुत अच्छा किया, बाद में बस आपने छोड़ दिया, तो वो उसका भी फ़ायदा जो है वो नहीं होता। एक लीडर को आप जब मैनेजर बनेंगे, लीडर बनेंगे, माशरे में, फैक्ट्रीज़ में कुछ काम करेंगे, इवन यूनिवर्सिटी के अंदर, तो लोग आपको तभी फॉलो करेंगे, आप कोई डिलीवर भी तभी कर सकेंगे जब आप मुस्तकिल मजाजी से काम करते चले जाएंगे। आपको फेलियर और सक्सेस में सारी चीज़ें मिलेंगी। बिजनेस वाइज देखा जाए तो सिर्फ आपको पैसा फेलियर में शायद ना मिले, बाकी वो सब चीज़ें मिलेंगी जो आपको सक्सेस करके मिलेंगी। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसमें है कि दूसरों को फिर आप सपोर्ट करना शुरू कर दें। आपने पैसा कमाना था, आप फेलियर से गुजरे, सक्सेस लिया, आपने बिजनेस बना लिया, आपने बड़ा अच्छा स्टार्टअप कर लिया, अब उस स्टार्टअप से आप दूसरों को सपोर्ट करना शुरू कर दें तो आपका वो मल्टीप्लाई हो जाए। लेकिन जो लीडर दूसरों को सपोर्ट नहीं करता वो अच्छा लीडर नहीं होगा, लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। हर बंदा पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ये चाहता है जी मुझे तो सारे फॉलो करें, तो मैं किसी को फॉलो ना करूं, लोग मेरे तो फॉलोअर बने, मैं किसी का फॉलोअर ना बनूं। तो इससे सवाल ये आता है कि फिर बेस्ट लीडर कौन होगा? सिंपल सी बात है कि अगर आप मैक्रो लेवल पे देखें, मुल्की लेवल पे देखें, या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे देखें, बेहतरीन लीडर वो होगा जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन फॉलोअर होगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आप तो किसी को फॉलो ना करें तो लोग आपको जो है वो फॉलो करें, ये डिक्टेटरशिप होगी, लीडरशिप नहीं हो सकती।
ठीक है। तो अब ये आपको मैं एक ज़िंदगी का कह लें निचोड़ आसान वे में बता रहा हूँ कि आपने जब भी कोई काम करना है आपने एक्शन सोचना है। फ़र्ज़ करें कि आपने प्रोजेक्ट स्पॉन्सरशिप लेनी है, आप कहते हैं मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए स्पॉन्सरशिप लेनी है, तो आपने ये एक एक्शन पिरामिड बना लेना है। इसके लिए आपने टॉप पे रखना है कि मैंने स्पॉन्सरशिप लेनी है, गेट प्रोजेक्ट स्पॉन्सरशिप, ठीक है। नीचे क्या है, स्पॉन्सरशिप किससे लेनी है, इंडिविजुअल से या कंपनी से। वो कैसे लेनी है, नीचे आपने आगे उसके दो हिस्से हो गए कि पहले मैं प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाऊंगा, इसमें वो लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं, और मैं स्पॉन्सर्स की लिस्ट बनाऊंगा जिनके पास मैंने लेके जाना, ठीक है। अब आपने नीचे और काम क्या करना है, इंडस्ट्री से मीटिंग करूंगा, प्रोजेक्ट्स की लिस्ट जो है वो मैं कलेक्ट करूंगा, इंडस्ट्री को किसकी ज़रूरत है वो शायद मेरे प्रोजेक्ट से मैच कर जाए, ठीक है, और मार्केट का मैं सर्वे करूंगा। उसके नीचे आ जाए मैं, ये आप मीटिंग, सर्वे, मुलाकातें कैसे करेंगे, कॉल्स करेंगे, ईमेल्स करेंगे, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे करेंगे, अखबार में इश्तहार दे दूंगा जी मैंने ये प्रोजेक्ट करना है, हमारे ग्रुप ने कोई इंडस्ट्री वाला करवाना चाहता है वगैरह। एप्टमा के ऑफिस में जाके नोटिस बोर्ड पे लगा दूंगा जी ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कोई है जो इंटरेस्टेड है वगैरह। तो जब आप ये बनाएंगे, आपने जब काम शुरू करना है आपने नीचे से शुरू करना है ना, नीचे से शुरू करेंगे उसका नतीजा आएगा, वो करेंगे उसका नतीजा आएगा, वो तो ये एक चेन है। जब ये चेन टूट जाएगी ऊपर वाला नतीजा नहीं निकल सकता। तो ये नहीं हो सकता कि आप बेस वर्क तो करें ना और एंड रिजल्ट मिल जाए। वो कोई तुक्का किसी के साथ लग जाए तो अलग बात है, लेकिन जब आपने प्लानिंग करनी है, एक स्ट्रगल करनी है, तो आपको ये एक्शन पैरामीटर जो है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने बात की लीडर्स टेक एक्शन। तो पैसा कमाने का सबसे पहली चीज क्या है कि अटेंशन आपने हासिल करनी है। एक कंपनी जो है उसके पास कई सप्लायर्स आ रहे होते हैं, कई कंपनियां आ रही होती हैं, वो आपको क्यों तवज्जो दे, ठीक है। अब आप कहते हैं सर मेरा प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कर लें, वो आपको तवज्जो ही क्यों दे। तो अटेंशन आप जब तक आप हासिल नहीं करेंगे वो नहीं हो सकता। तो अटेंशन कैसे हासिल करनी है, अटेंशन कैसे हासिल करनी है, ये बहुत समझ लें कि बिजनेस की एक बिल्कुल बुनियादी चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोई बता सकता है आप में से इस वक्त कोई अटेंशन हासिल करना चाहे क्या करेगा जी? इस वक्त अटेंशन हासिल करे कोई, कैसे करेगा राइट नाउ? हेलो भाई, ये टेंशन है, सारे मुड़ के देखें, अटेंशन ले लिया आप। तो ये चीखम दाड़ का मतलब आपने कोई चीज, अब मैंने इसमें कोई ना इंटेलेक्चुअल चीज है ना कोई साइंटिफिक चीज है, सिर्फ मेरा मकसद क्या है कि आवाज पहुंच जाए, दरवाजा नॉक हो जाए, दरवाजा खोल के लोग देखने लग पड़े यार गली में कौन आ गया। तो पहली चीज है कि आपने जिससे मुलाकात करनी है, जहां आप बिजनेस करना चाहते हैं, जहां आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसकी अटेंशन आपने मबजूल करानी है। अभी वो इंटरेस्टेड नहीं है कि देखिए आपका प्रोजेक्ट क्या है, इसमें सॉफ्टवेयर क्या है, रेस्पबेरी पाई पे क्या है, डिनो, नहीं, वो इंटरेस्टेड, अभी उसने दरवाजा ही नहीं खोला। आप आए वहाँ भी क्या काम कर रहे हो, ठीक है, हाँ जी, अच्छा क्या करना है, वो अपना पढ़ रहा है, वो अपने किसी ना कुएं में बैठा हुआ बेचारा, उसको अपनी कोई परेशानी पड़ी हुई है, साथ साथ वो आपकी सुनी जा रहा है। तो पहली चीज़ है अटेंशन, ठीक है। आप में तो एक लड़का इधर आ जाना, आ जाओ, अटेंशन। अटेंशन का दूसरा, आ जाओ जो अटेंशन का दूसरा, आप फर्ज करो आ गए हो जी, प्रोजेक्ट अपना करना है, सर मुझे प्रोजेक्ट स्पॉन्सरशिप चाहिए, बोलें जी प्रोजेक्ट स्पॉन्सरशिप चाहिए, जी जी हाँ जी, ये मैं बैठा हूँ जी सर मुझे ना आप पहले अस्सलाम वालेकुम, अटेंशन का आसान तरीन को, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है सर। तो अब मैं अपने उसी कुएं में चला मैं ठीक नहीं कर रहा, आप बोलो अपना करो आप। ये तो अभी टाइम से पहले आप, ये तो आपने लेनी है ना, मैं तो आपकी तरफ देख रहा हूँ, लेकिन दिमाग मेरा उधर है यार, सारी की सर पैसा कमाना जी, पैसा कमाना, हाँ बेटा जबरदस्त, ये अटेंशन वाली बात करना। अब मुझे पता है यार देखिए अटेंशन, तो यार चलो शायद भी तुक्का ला, वेरी गुड, शाबाश। तो ये अटेंशन का है कि आप जिसके पास जा रहे हैं उसकी मतलब की बात करनी है। तो जब आपने पब्लिक में जाना है तो पब्लिक के मतलब की बात करनी है ना। अब आपको कोई कहता है कि यार आपने ना क्लास के पीआर बन जाओ, तो आपकी सारी कोशिश सोच ही रहेगी यार क्लास का मैं कैसे खिदमत करूँ और पीआर बनूँ। नहीं, आपको कहता है यूनिवर्सिटी का वीसी बन जाओ, वो उसी के लेवल
जो आपका है लीडरशिप का विजन वो भी मैटर करता है। आप कहते हो यार मैंने इंजीनियरिंग से निकल के ना जॉब लेनी है, आप उसी की कोशिश में वो CV उसी तरह बनाओगे। आप कहते हो मैंने बहुत अच्छा कोई प्रोजेक्ट करना है, मैंने बिजनेस करना है, मैंने पाकिस्तान के लिए काम करना है। तो हर बंदा अपनी विजन के मुताबिक ही अटेंशन करेगा। जब अटेंशन हासिल कर लेंगे तो पैसा आपके पीछे पीछे आ जाएगा। अब आगे क्या आ गया, प्रेजेंट योर केस, प्रोडक्ट, सर्वे, सर प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ, इस यूनिवर्सिटी से हूँ, ये प्रोजेक्ट है मेरा, आपके लिए बेनिफिशियल है, ये है वो है, ठीक है। आगे फिर क्या होगा, फर्ज करें आप 20 जगह पे गए हैं, एक ने हाँ कर दी, 19 ने ना कर दी। अब आम बंदा जो होगा वो क्या कहेगा, यार इनकार ही हुई जा रहा है, फ़ायदा कोई नहीं। लड़के भी मजाक उड़ा रहे हैं, क्लास फेलो छेड़ रहे हैं जी। वाज़न भी कहते हैं क्या हो गया, चुप करके यूनिवर्सिटी जाएगा, तू किधर ख्वार होने लग पड़ा फैक्ट्रियों में, पढ़ाई पे तवज्जो नहीं तेरी, कोई इल्ज़ाम लगा रहा है। क्यों हमारी कौम में नौजवानों को, मुझे आपको समझ लें कि एक बीमारी है, हमें उस बीमारी का पता होना चाहिए कि मैंने बीमारी की, हमें बीमारी है कौम को तज्जिया नगार बनने की, तमाशबीन बनने की, नेगेटिव सेंस में कह लें अगर, और अच्छे अल्फाज में लपेटें हैं तो तज्जिया निगार, कि मैं तज्जिया करूँ। यार यूनिटी पेशावर जो है ना, कैंपस बड़ा अच्छा, पढ़ाई कोई नहीं है। यूनिटी लाहौर का पढ़ाई ज़बरदस्त है, GI की मम्मी डैडी ने यार बस प्रोजेक्ट आया मैंने बाहरों, मैं क्या कर रहा हूँ, किसी की अच्छाई कर रहा हूँ, किसी की बुराई कर रहा हूँ। यार ये फलां जो पार्टी है ना वह फजूल ही है, यार वो तो बहुत अच्छा लीडर, वो उसके साथ फलां फजूल है। ये जो पार्टियां हैं ये सारी चोरी हैं, यार ये पार्टी ज़बरदस्त है। अब हमारे लिए असल बात क्या है सोचने की, हमने ये सोचना है स्पेशली आपकी एज में कि अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो हमने उसको रोकने के लिए क्या किया है, और अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसके अंदर हमने कंट्रीब्यूशन क्या दिया, हमने तो ये सोचना है ना। लेकिन हम क्योंकि वो लीडर नहीं है, हम एक्ट नहीं करना चाहते, हम बातें करना चाहते हैं, तो बस हम क्या करते हैं, तबसरा निगारी, ठीक है। तो उसके लिए आपको, अब आपने अगर ये लेना है क्या कहते हैं प्रोजेक्ट की स्पॉन्सरशिप, तो आपको फौरी तौर पर कॉल शुरू कर देंगे। ये ट्रेनिंग के बाद हम कॉल करेंगे 2-4, झिझक खत्म होगी इधर। उसके बाद हमने किया था लीडर्स हैव आइडियोलॉजिकली बेस। आइडियोलॉजिकल बेस क्यों जरूरी है कि जब तक आपके कोई एथिक्स नहीं होंगे, जब तक आपकी कोई नजरियाती बुनियाद नहीं होगी, ठीक है, तो आपको जो भी आप विजन लेकर जा रहे हैं आपको उसकी आइडियोलॉजिकल बेस होनी चाहिए। तो पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका मतलब क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो बुनियादी इंफॉर्मेशन कि कुरान और सुन्नत का पाकिस्तान से क्या लिंक है, रेवेन्यू से, पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, अमन व अमान, बिजनेस ग्रोथ, इकोनॉमी से क्या लिंक है, वो हमें कम से कम पता होना चाहिए। उसके अंदर ठीक है हमने एक छोटा सा रोल बतौर यूनिवर्सिटी के, बतौर फैकल्टी मेंबर के हमने अदा करना है। तो ये एक आम मिसकंसेप्शन, फर्ज करें हदीस के मुतालिक मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि सही बुखारी के अंदर तकरीबन 2500 अहादीस हैं रेपिटेशंस के बगैर। 22 अहादीस वो हैं जिनमें सिर्फ 3 रावी हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम बुखारी उनके दरमियान, ठीक है। 22 अहादीस ऐसी हैं जिनमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुखारी के दरमियान कितने हैं, सिर्फ 3 रावी हैं। एज ए एग्जाम्पल ये नीचे आप हदीस उसकी ट्रांसलेशन देख रहे हैं, ठीक है, कि खलाद बिन याया नंबर 1, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको बताया, अनस बिन मालिक, सुन रहे हैं वो बता रहे हैं, उन्होंने ईसा बिन तोहमान को बताया, उन्होंने खलाद बिन याया को बताया, और उनसे इमाम बुखारी ने सुन के नोट कर लिया। अब मेरी क्या, अब मैं कोई हदीस का कोई शेखुल हदीस तो नहीं पढ़ना ना मैंने, लेकिन मुझे आइडियोलॉजिकल बेस कम से कम पता होनी चाहिए। कोई ये पूछे सर लखा हदीस ने पता नहीं केड़ियाँ सही ने केड़ियाँ, तो आपको ये पता होना चाहिए आपने एज एग्जाम, क्योंकि जब कोई लीडर आगे बढ़ता है तो आपने सारी अपनी विजन नहीं पेश कर देनी होती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई काफिर आता था तो वो सारा इस्लाम तो नहीं ना पेश कर देते थे। आपके पास प्रोजेक्ट आएगा, अब जिस तरह आप मेरे पास आए तो आपने अपना कोई प्रोजेक्ट का पूरा सोर्स कोड तो नहीं समझाने लग पड़े ना, एक बुनियादी सी आपने बात करनी उसके मुताबिक। इसी तरह ही एजुकेशन की अहमियत आप ये देख लें, ये हुसूसन अपना कुरान मजीद की आयत है ज़ुमर की, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। इनसे पूछो क्या जानने वाले और ना जानने वाले कभी यकसां भी हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना यकसां, ठीक है। नसीहत तो अकल रखने वाले ही कबूल करते हैं। तो लीडर जो है जो कि जानता नहीं होगा उसके पीछे कोई फॉलो नहीं करेगा, जो लीडर जानता होगा, जिसको नॉलेज होगा वो उसको फॉलो करेगा। अब हम बात करते हैं जब एजुकेशन की, तो हम कई दफ़ा मरूब हो जाते हैं यार यूरोप अमेरिका जर्मनी से बड़ा हो रहा था, ठीक है। तो ये मैं आपके सामने लिस्ट है, या विकीपीडिया पे देख सकते हैं, लिंक भी है
जिसमें साइंटिफिक जो रिसर्चेज हो रही हैं उसके अंदर फ्रॉड किए गए हैं, डाटा को मैनिपुलेट किया गया है, जाली डाटा भरा गया है। ठीक है, ये उसकी लिस्ट है। ये सिर्फ फिजिकल और इंजीनियरिंग की फिजिक्स की लिस्ट है, मेडिसिन की तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो हमें जो माशरे में नेगेटिव काम हो रहा है या हमारी फील्ड से मुताल्लिक कोई अगर गलत काम हो रहा है, हमें उसका भी पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पहली चीज आएगी, लीडर्स आर नॉट इंटेलेक्चुअली इंस्लेव्ड। तो इंटेलेक्चुअली इंस्लेव्ड नहीं होना कि किसी की अच्छी बात है एक्नॉलेज भी करना है, यार उसने रिसर्च किया है, उसने ये किया है, टेक्नोलॉजी में आगे किया। लेकिन अब मैं आपको मिसाल दूं कि स्लेवरी, विच हंटिंग का पता है आपको? विच हंटिंग, ये जब कॉलोनियल पावर थी ना ब्रिटिश की, चर्च ने क्या किया कि जो बंदा उनकी हुकूमत के मुखालिफ होता था ना, सबूत होते नहीं, कोई आप जैसा उठा, उन्होंने कहा यार बड़ा बोल रहे हैं, किस तरह नपी। उन्होंने कहा जनाब ये जादूगर है या जादूगर नहीं है। चर्च ने डिक्लेयर किया, जिंदा जला दिया, कोई मुकदमा नहीं, कोई कुछ नहीं, हजारों लाखों बंदे मार दिए उन्होंने। उसका ताल्लुक अब आप ये देख लें, हार्वर्ड लॉ स्कूल, क्या लिखा हुआ है? हार्वर्ड लॉ स्कूल स्कैप्स ऑफिशियल क्रेस्ट इन स्लेवरी रो। ये जो हार्वर्ड का लोगो था ना, ये इन्होंने चेंज कर दिया, क्योंकि अंदर वो देखें, वो ज़राअत के बंडल जो हैं, ये सारे वो गुलामों से ज़राअत वगैरह करवाते थे। और उसके बाद ये रिसेंट न्यूज़ आ गई BBC की, फिर ये स्लेवरी म्यूजियम है बाकायदा लिवरपूल के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हमारे माशरे में। उसके बाद जब सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें जहां हम हैं, जब जहांगीर, औरंगजेब, आलमगीर ये हुक्मरानी करते थे, हम पूरी दुनिया का 27% ऑफ GDP प्रोड्यूस करते थे। पूरी दुनिया का कितना? 27% पूरी दुनिया का हम मुसलमानों की हुकूमत में प्रोड्यूस होता था। और जब ब्रिटिश ने कॉलोनियल पावर पे इस पे कब्जा किया ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए, तो 1947 में जो जब यहाँ से गया तो कितना रह गया उन्होंने? तो सिर्फ 3%। ठीक है, तो जब आपको कोई कहे ना यार जर्मनी के कंप्रेसर बहुत अच्छे हैं, तो आप एक्नॉलेज करना चाहिए, हाँ वाकई यार बहुत अच्छे हैं। लेकिन कोई ये यार बड़ा अदल इंसाफ है उधर, तो उसको बताओ ये अदल इंसाफ है, तुम्हें बताता हूँ। सिस्टम हमारे पास है, देना हमने है। टेक्सटाइल वेविंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद में हम बैठे हैं। टेक्सटाइल वेविंग के जो कपड़े बुनने के जो एक्सपर्ट होते थे ना, ब्रिटिश जब कपड़ा बनवाते थे उनकी उंगलियां काट देते थे ताकि ये हमारे मुकाबले की कंपनीज के कपड़े ना बने। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। और नाम किसका दिया ब्रिटिश ने? इसको फ्री ट्रेड का नाम दिया। नाम बड़े अच्छे अच्छे हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन आपके सामने जो कुछ हुआ। अच्छा, अब अहम चीज ये है कि आपने बिजनेस करना है, जॉब करनी है, किस लिए करना है? पैसे के लिए करना है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए करना है। तो पैसा निकालें, रुपये का कोई नोट निकालें, आप उस रुपये के नोट निकालें अगर अपने जेब से। उस रुपये की नोट के ऊपर आपने देखा होगा लिखा होता है रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है, और नीचे देखें क्या लिखा हुआ है? हामिल हाजा को, सारे निकालो देखो यार। हाँ आगे, हाँ हामिल हाजा। हामिल हाजा कौन है? जिसके पास नोट है। आप हामिल हाजा हो, मुतालबे पर जारी करेगा। क्या जारी करेगा? कोई पता नहीं। हाँ, असल में ये था हामिल हाजा को मुतालबे पर इतना सोना या चांदी अदा करेगा। अब वो जो लिंक है वो तो तोड़ दिया। अब स्टेट बैंक जितना मर्जी नोट छापता है, आप लाख इकोनॉमी बनाते जाएं, आपने बड़ी इनोवेशन कर ली, मैकाट्रॉनिक्स कर लिया, फलां कर लिया। स्टेट बैंक ने 100 रुपये का अगर नोट गर्दिश करते 100 रुपये और छापे तो उन 100 रुपये की वैल्यू 50 रुपये की रहेगी। अब बीइंग इंजीनियर्स हमारा इनके अंदर काम होना चाहिए कि हम देखें कि यार हम इतना जो कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, इकोनॉमी हमारी बुनियाद, हम उसके अंदर कोई पार्ट प्ले करें या ना करें, लेकिन कम से कम हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो लीडर्स आर नॉट इंटेलेक्चुअली इंस्लेव्ड। उसके बाद बड़ी मशहूर बात है कि जी पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये है वो है। इस किस्म की जो है ना मायूस कौन लोगों की बिल्कुल बातों में ना आए। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के लिए एक समझने के मुस्तकबिल का लीडर है। आप लोगों की बुनियाद पे ये लीडरशिप हासिल होनी है ना। सर ने आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, नॉलेज ट्रांसफर किया, सारा कुछ किया, आपने जिस जज्बे से बढ़ा। सिर्फ होता ये है कि वो कहते हैं ना एक हाथी का पाँव बांध दिया, महीना उसका पाँव बात खोल भी दिया तो वो समझेगा नहीं मेरा तो पाँव बंधा हुआ है। हमारी वही हालत है। तो आप अगली जनरेशन हो, आपके पास सोशल मीडिया का हथियार है, ये इन्फॉर्मेशन जो प्रेजेंट की गई है थोड़ी सी आप हासिल कर सकते हो। आपने एक लीडिंग रोल अदा करना है। तो पहला रोल क्या है कि आपका पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली में जो किरदार मैक्सिमम हो सकता है ना, वो आपने सोचना है। कभी ये नहीं सोचना कि यार बस यही कहा गया है, बस डिग्री ले लूँ मैं। ठीक है, इस तरह की बातें नहीं सोचनी। तो
लीडर्स जो है वो हमेशा बड़ी चीज़ सोचते हैं। तो बड़ी चीज़ सोचने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन के लिए ये वेबसाइट्स आपको विजिट करनी पड़ेंगी। इनको आप मुस्तकिल अपने पास बुकमार्क कर लें और मुस्तकिल इनको देखते रहा करें ताकि आपको अपडेट्स जो हैं वो उसमें मिलती चली जाए। अब ये पावर जनरेशन का ये देखें, हमारी गवर्नमेंट का प्लान है कि हमने मुस्तकबिल में 2040 तक का, इसको कोई अच्छा सा नाम दे दें, 2040 विजन है जी। वो ये उन्होंने प्लान दिया है कि हम गैस पे इतनी जनरेशन करेंगे और फर्नेस पे इतनी करेंगे, RLNG पे। तो अब ये मिक्स आपके सामने आ गया। आप देखें कि न्यूक्लियर जो है उसका रेशो उतनी की उतनी है तकरीबन, बल्कि बढ़ के थोड़ी कम हो रही दोबारा। क्यों भाई? पाकिस्तान तो न्यूक्लियर पावर है। जिसने हमें ये कंसल्टेंट, जिसने हमें ये दिया है, वो कभी चाहेगा कि पाकिस्तान अपनी उसको टैप करे रिसोर्सेज को? और जो खुद ही न्यूक्लियर पावर नहीं है उसको क्या पता कि इसकी कितनी अफादियत है। अमेरिका का 30% जो एनर्जी है ना वो न्यूक्लियर से पैदा होती है, तो हम उसको क्यों नहीं बढ़ा सकते? तो ये एक आप स्टडी कर सकते हैं ना, स्टडी कि हमारा जो 2000 विजन है क्या वो इंटेलेक्चुअली जस्टिफाइड, एकेडमिकली जस्टिफाइड भी है कि नहीं, उसमें हमें क्या मुश्किल है कि हम मजीद क्या नहीं बना सकते वगैरह वगैरह। इसी तरह ही कोल को इतना बढ़ा रहे हैं क्यों, ये जस्टिफाइड क्यों है? ठीक है, तो ये इन चीज़ों को हो सकता है कुछ चीज़ें ठीक हों, जस्टिफाइड हों। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट एक टेक्निकल इंफॉर्मेशन है कैपेसिटी फैक्टर, कि न्यूक्लियर जो है उसकी 93.5% है। ठीक है, इसी तरह कोल की थोड़ी कम है, हाइड्रो पावर की कम है और सोलर वगैरह की उससे कम है। अच्छा, उसके बाद CPEC प्रोजेक्ट्स हैं। CPEC प्रोजेक्ट्स के अंदर आप देखें एनर्जी के प्रोजेक्ट कितने हैं, ये भी आप नोट कर लें। CPEC की अलग वेबसाइट है, बहुत इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। NTDC कैरी आउट अ स्टडी थ्रू इंटरनेशनल कंसल्टेंट, बाहरों कंसल्टेंट मंगवाया उन्होंने, जिसने क्या बताया कि HVDC टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफर इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है भाई। तुम्हारा जो पहले लगा हुआ था ना वो भाड़ में जाए, उसको अपग्रेडेशन का कोई फायदा नहीं होना, ये नया लगाओ, ये बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। अब आपने ये देखना है कि भाई ये स्टडी कौन सी है, वो सर के साथ बैठ के आप उसको स्टडी करेंगे, भाई ये कौन सी स्टडी थी जिसकी बेस पे NTDC ने ये किया है, और अगर वो जस्टिफाइड है तो HVDC एक नई टेक्नोलॉजी तो नहीं है, पुरानी है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के पावर सेक्टर के अंदर अगर आ रही है तो आपको उसके लिए फिर आप उसके लिए प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, कम से कम इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं कि ये होना चाहिए। अब ये एक और देख लें, पाकिस्तानी बजट। जब आपने किसी चीज़ को करना है तो सबसे पहले देखना है कि खर्चा किधर हो रहा है। पाकिस्तानी बजट में आप देखें सबसे ज़्यादा खर्चा किस चीज़ का है, वो आपको बजट की डॉक्यूमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे अवेलेबल हैं। उधर से आप देखें कि एजुकेशन पे कितना रखा गया है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना रखा गया है, CPEC के अंदर कितना रखा गया है। तो आप सिर्फ बजट की स्टडी करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट का विजन, गवर्नमेंट किस तरफ फोकस कर रही है। जो सबसे ज़्यादा खर्चा है वो 41.2% है, जो कि हमारा सूद की अदायगी पे है। इस साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो सूद पे किया है, अभी असल जो ज़ारा है वो उधर का उधर ही है, कैपिटल वो नहीं किया वापस, सिर्फ सूद पे हमने 41.2% जो है इस बजट के अंदर जो है वो पाकिस्तान से बाहर भेज दिए। तो अब हम उसका कुछ कर सकते हैं या नहीं, लेकिन हम एक पाकिस्तान के लॉयल सिटीजन होने के तौर पर हमारा ये सवाल बनता है कि जो MNAs हैं, MPs हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो हमें बताएं कि इसको ख़त्म करने के लिए क्या रोड मैप है। इसको 2 साल में ख़त्म करना है, 2 घंटे में करना है, 20 साल में करना है, कोई रोड मैप तो है जिससे इसको छुटकारा हासिल करना है हमें। इस पर कभी बहस क्यों नहीं होती, जबकि छोटी छोटी चीज़ों पे, एजुकेशन पे 2.5% लगा दिया, टैक्स 2% लगा दिया, 2 अरब की करप्शन होगी, इन सारी चीज़ों पे बहस होती है। तो मेजर जो हमारा कंजम्पशन हो रही है उस पर बहस क्यों नहीं होती? उस पर बहस होनी चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरक्की और खुशहाली के लिए बीइंग एन इंजीनियर हमने कंट्रीब्यूशन करना है। वो कंट्रीब्यूशन कहाँ करना है, वो पाकिस्तान के ये बजट का मेन चीज़ें हैं जहाँ पे आपको देखना है। सबसे पहले आप देख लें GDP क्या है कि टोटल पाकिस्तान जितना पैसा सिंपल अल्फाज में जनरेट करता है, उसके अंदर आप कैसे कर सकते हैं, पैसे की जनरेशन में इजाफा करें। ठीक है, आप बेशक प्रोडक्शन में इजाफा करें, सेल में इजाफा करें, नए फीचर्स, नए प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट में इजाफा करें। उसके बाद शरह नमूद क्या है कि हमारी ग्रोथ कितनी है। अब ग्रोथ कुछ गवर्नमेंट का काम है, लेकिन हमारा आपका भी काम है ना, नए प्रोजेक्ट्स लाए जाएं, नए स्टार्टअप्स बनाए जाएं जिनके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, मैन पावर यूटिलाइजेशन भी हो, एम्प्लॉयमेंट भी हो। ठीक है, तो आप स्टडी कर सकते हैं कि जी जो कंट्रीज ज़्यादा ग्रोथ रेट रखते हैं वो क्या काम कर रहे हैं, हम उनमें से क्या काम कर सकते हैं, ये आप एक अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अर्शद भाई।